पे मूवी काय पोछे शूट हुई थी और मैं आ गई हूँ गंगेश्वर महादेव मंदिर के का डिब्बा मिलेगा और एक बड़ा वाला 200 रुपए का है। आ गई हूँ नगोआ बीच पे। नमस्ते ट्रैवलर्स, मैं जूही लेके आई हूँ टेल्स ऑफ इंडिया का एक बिल्कुल नया एपिसोड। तो अपनी आई लव माई इंडिया सीरीज को मैं आगे बढ़ाते हुए पहुंच गई हूँ गुजरात दर्शन के अपने तीसरे पार्ट पे, यानी कि दीव। नमस्ते ट्रैवलर्स, वेलकम टू माय व्लॉग। और मेरे पिछले व्लॉग में आपने देखा होगा तो मैंने आपको दर्शन कराए थे द्वारकाधीश के, सोमनाथ के। और इसी सीरीज में आगे बढ़ते हुए अब मैं पहुंची हूँ अपने लास्ट स्टॉप पे, यानी कि दीव में। यहाँ पहुँचे हुए मुझे लग रहा होगा आधा घंटा हो गया होगा यहाँ पहुँचे हुए, जिसमें हम लोग फ्रेशन अप करके चेंज करके बस चले आए हैं। लंच नहीं किए थे सुबह से, तो अभी हम लोग का सबसे पहला टारगेट ये कि हम लोग लंच करने जा रहे हैं। और लंच करने के बाद हम लोग फिर यहाँ की जितनी भी फेमस चीज़ें हैं वो हम लोग कवर करेंगे। अभी लंच में ऑब्वियसली वेज खाना ही हम लोग खाने वाले हैं। आने में मुझे लगता है सोमनाथ से यहाँ तक 2 घंटे का टाइम लगा होगा। 100 और 150 किलोमीटर की डिस्टेंस रही होगी सोमनाथ से दीव तक की। और मैंने बहुत ही एक अजीब चीज़ नोटिस की, यहाँ पे आपको पॉपुलेशन बहुत कम मिलेगी। मतलब मैं जहाँ से बिलोंग करती हूँ वहाँ पॉपुलेशन बहुत है, अच्छी खासी। आप जब रोड पर जाओगे आपको बहुत से लोग घूमते टहलते दिख जाएंगे बिल्डिंग के आसपास। यहाँ पॉपुलेशन बहुत कम है। मतलब मैं बोलूँगी आबादी के हिसाब से तो दीव बहुत ही छोटा है। और घूमने के हिसाब से वेदर तो बहुत अच्छा है। इस टाइम ठंडी ठंडी हवा चल रही है, सुहाना मौसम हो रहा है। मुझे तो अभी तो बहुत अच्छी फीलिंग आ रही है। तो ठीक है, मैं चलती हूँ, लंच करती हूँ। लंच करके फिर मैं अपनी जर्नी को आगे करती हूँ। दीव बस स्टॉप के पास ही आपको बहुत सारे रेस्टोरेंट मिल जाएंगे जहाँ पे आप अपने बजट के अकॉर्डिंग फूडिंग को एंजॉय कर सकते हो। अपना लंच फिनिश करके मैं आ गई सामने ही दिख रही INS खुखरी को एक्सप्लोर करने के लिए। INS खुखरी जो म्यूजियम वेसल है वो आपको बस स्टॉप के जस्ट बगल ही देखने को मिल जाएगा। यहाँ पे एंट्री टिकट लग रहा है। बच्चों की एंट्री के लिए 50 रुपये है और एडल्ट्स की एंट्री के लिए 100 रुपये का टिकट है। पर हेड की बात मैं कर रहा हूँ। आपको टिकट काउंटर से जाकर के टिकट लेना है, उसके बाद आप इस वेसल में जा करके इसको एक्सप्लोर कर सकते हो। 1971 में जब इंडो पाक वॉर चल रही थी उस टाइम दीव के पास ही इंडिया की 2 वॉरशिप्स INS खुखरी एंड INS किरपान वॉर के लिए जा रही थी और दीव से 56 किलोमीटर आगे आई थी। लेकिन उनको ये जजमेंट नहीं हो पाया कि वहीं पर पाकिस्तान की वॉरशिप हंगूर थी। और जजमेंट ना हो पाने का कारण यही था कि उस टाइम जो हमारा सोनार सिस्टम था वो एक्सपेरिमेंटल स्टेज पे था, इसलिए वो एनिमी की वॉरशिप को जज नहीं कर पाई। कहते हैं कि हंगूर ने एक बार अटैक किया किरपान पे, पर वो बच गई और दूसरी बार अटैक किया था INS खुखरी के ऑयल टैंक पर और 2 से 3 मिनट में ही INS खुखरी डूबने लगी। इसी से आप डैमेज का आइडिया लगा सकते। जब ये हुआ तो INS खुखरी के कैप्टन श्री महेंद्र नाथ मुल्ला ने बहुत जल्दी करके जितनी भी लाइफ बोट्स, लाइफ जैकेट थी वो अपने टीम मेंबर्स को पहना के उन्हें शोर पर जाने को बोला और लास्ट में वो भी शिप के साथ डूब गए। इस अटैक में 18 ऑफिसर्स और 176 सोल्जर्स शहीद हो गए थे। जिस शिप और या म्यूजियम पे मैं खड़ी हूँ इसका कोड है P49, लेकिन जो INS खुखरी डूब गया उसका कोड था F149। मतलब ये P है और वो F है। शिप या म्यूजियम जिसपे मैं इस समय एक्सप्लोर कर रही हूँ, इसे 32 इयर्स की सर्विस के बाद 23 दिसंबर 2021 में डीकमीशन करके म्यूजियम वेसल में कन्वर्ट कर दिया गया क्योंकि इसकी एज पूरी हो चुकी थी। शिप की एजिंग का आइडिया उसकी आयरन की थिकनेस से लगाया जाता है जो कि सी सॉल्ट से थिन हो जाती है। ये भी एक कॉम्बैट शिप थी जिसके फ्रंट पे आप ध्यान देंगे तो 4 मिसाइल्स लगी हुई है और एक AK-176 आर्टिलरी लगी है जो 1 मिनट में 120 राउंड फायर करती थी। शिप के डॉक से आपको एंट्री और एग्जिट के गेट साइड बाय साइड मिल जाएंगे। एंट्री गेट से अंदर जाने पे शिप तो आप एक्सप्लोर करेंगे ही, साथ ही आपको प्री रिकॉर्डेड ऑडियो भी सुनने को मिलेगा। शिप अच्छे से एक्सप्लोर करने के बाद आप एग्जिट गेट से बाहर निकल आएंगे। बाहर निकलने पे आपको इस तरीके से पोटैटो लॉकर और वहाँ पे रखी हुई आर्टिलरी देखने को मिलेगी।
उसके बाद आप स्टेयर्स की हेल्प से पहुंच जाएंगे हेलीपैड जोन में। हेलीपैड जोन के साइड से ही रास्ता गया है। जहां पे आप जाओगे तो आपको दिखेगा वहां का कंट्रोल कमांड रूम। इस एरिया की बात करें तो ये वही जगह है जहां से मैकेनिज्म के थ्रू पूरे शिप को कंट्रोल किया जाता है। जब आप इस एरिया में पहुंचोगे तो यहाँ पे शिप के स्टाफ आपको शिप के बारे में डिटेल से एक्सप्लेन करके पूरी शिप एक्सप्लोर करने के बाद बारी आती है बाहर जाने की। तो बाहर जाने का रास्ता भी बहुत ही यूनिक है, जिसमें आप कुछ इस तरीके से सीढ़ियों से नीचे उतरते हुए बाहर जाएंगे। बाहर आने पे मुझे एक बहुत ही टेस्टी चीज नजर आई। स्पेशल चीज़ दिखी, ये है नारियल का हलवा। ये 100 रुपये का डिब्बा मिलेगा और एक बड़ा वाला 200 रुपये का है। इसकी शेल्फ लाइफ है 15 दिन की और ये खाने में बहुत बहुत टेस्टी। अगर आपको नारियल का टेस्ट पसंद है तो और आप ये चीज़ मतलब ट्राई ज़रूर कर सकते हैं। अगर आपको नारियल का टेस्ट पसंद है तो आप ये नारियल के हलवे को एक बार ले करके ट्राई कर सकते हैं। यहाँ से आप पैक करा के अपने घर। मैं आ गई हूँ दीव फोर्ट पे। यहाँ पे एंट्री का टिकट लगता है। अगर आपके साथ बच्चे हैं 15 साल तक के तो उनकी एंट्री फ़ीस है 75 रुपीज़ और बड़े अगर एडल्ट हैं तो उसकी 100 रुपये है। और अगर फ़ॉरेन कोई नेशनल है, फ़ॉरेन पर्सन है तो उनकी एंट्री टिकट 200 रुपये है। ये देखिए मैं खड़ी हूँ सामने, अभी हम लोग ले रहे हैं टिकट और अब इसके बाद जाएंगे हम लोग फोर्ट को एक्सप्लोर करने। 1535 में गुजरात के राजा को हराकर पोर्चुगीज ने दीव पर कब्जा कर लिया था और यहीं से अपना व्यापारिक काम करते थे। इसी टाइम पे उन लोगों ने दीव फोर्ट भी बनाया था, जो कि एक इम्पोर्टेंट पोर्ट हुआ करता था। 1947 में हमारी कंट्री आजाद हो गई थी, पर दीव, गोवा एंड दमन 19 दिसंबर 1961 में ऑपरेशन विजय के बाद ही इंडिपेंडेंट हो पाया था। करंट टाइम में ये दमन एंड दीव यूनियन टेरिटरी है, जो दादर एंड नागर हवेली के साथ मर्ज हो गई है। दीव फोर्ट पोर्चुगीज आर्किटेक्चर का एक बेहद खूबसूरत एग्जाम्पल है, जहाँ पे आपको साल के हर टाइम टूरिस्ट देखने को मिल जाएंगे। फोर्ट में एंटर करते ही साइड में कैनाल दिखेगी। ये कैनाल यूज होती थी पहले के टाइम में ट्रांसपोर्ट और प्रोटेक्शन के लिए। जो भी चीज फोर्ट में आती थी उसे छोटी छोटी शिप्स के थ्रू इस कैनाल से अंदर लाया जाता था और साथ ही साथ ये प्रोटेक्शन का काम भी करती थी, जिसे मोट बोला जाता था। फोर्ट में एंटर करते ही आपको ऐसी फीलिंग आएगी कि आप आज से बहुत साल पहले के एरा में एंटर कर रहे हैं। मैं आ गई हूँ दीव फोर्ट के अंदर। यहाँ पे आप देखेंगे कि येलो स्टोन, तो येलो कलर के स्टोन है, उससे पूरा फोर्ट बनाया गया है। और रास्ते पे ऐसे ही आपको चलने के लिए, ये देखिए आपको चलने के लिए ऐसे रोड दी गई है। और इस समय शाम का टाइम है, बज रहे हैं आई गेस 5 साढ़े 5 बज रहे होंगे। मौसम बहुत अच्छा, ठंडी ठंडी हवा चल रही है और फोर्ट का लुक देखने में बहुत अच्छा लग रहा है। शांति है, बहुत ज़्यादा भीड़ नहीं है, बहुत ज़्यादा क्राउड नहीं है। अपना टिकट लेके हम लोग अंदर आए हैं। अब धीरे धीरे हम लोग फोर्ट को एक्सप्लोर कर रहे हैं, दिखते क्या अच्छा दिखता है। दीव फोर्ट में जो जेल है वो 1961 से 2000 तक फंक्शनल थी और कोरोना के आने के बाद वहाँ के सभी कैदियों को अलग अलग जगह पे ट्रांसफर कर दिया गया था। फोर्ट में टोटल अष्टधातु से बनी हुई 40 तोपें हैं। फोर्ट में घूमते घूमते हम लोग एक बहुत ही आइकॉनिक स्पॉट पे आ गए हैं, जहाँ पे मूवी काई पोछे शूट हुई थी, जहाँ पे एक्टर अपने हाथ फैला के दौड़ रहे थे। मैं भी उस स्पॉट पे आ गई हूँ। वो चीज़ मैं रिक्रिएट तो नहीं कर पाऊँगी, मगर मैं उस चीज़ को एंजॉय ज़रूर करूँगी। चढ़ते चढ़ते अब हम लोग आ गए हैं फोर्ट के सबसे टॉप मोस्ट पॉइंट पे, टॉप पे आ गए हैं। यहाँ पे देखिए तीन तोपें खड़ी हैं। ये सिक्योरिटी पर्पस से खड़ी की गई थी, क्योंकि पहले के टाइम में यहाँ पर जेल भी था, तो सिक्योरिटी रीज़न बहुत इम्पोर्टेंट था। यहाँ पे चारों तरफ से पानी के बीच में है ये ऑलरेडी पहले से। उसके बाद भी यहाँ पे तोपें लगाई गई थी। यहाँ से अगर आप खड़े होकर देखोगे तो आपको ये देखिए समंदर का व्यू दिखेगा। और इसके अंदर एक और एरिया है जो ऐसे ही तोपें जहाँ लगी हुई हैं, टूरिस्ट वहाँ भी आकर बैठ कर के अपना टाइम स्पेंड करते हैं। यहाँ चढ़ने में तो मेरी हालत ख़राब हो गई, बहुत चढ़ना पड़ा यहाँ पे आपने। फोर्ट से निकलने के बाद मैं पहुँच गई दीव के सबसे फेमस और लाइवली बीच पे। दीव फोर्ट से निकलने के बाद मैं आ गई हूँ नगोआ बीच पे। ये देखिए समंदर की लहरें। एक्चुअली बीच में ना मेरी कार थोड़ी सी ख़राब हो गई थी, जिसके कारण मुझे यहाँ तक आने में थोड़ा सा लेट हो गया, डिले हो गया। बट अदरवाइज़ हम लोग ऑटो करके यहाँ पे आ गए, कोई प्रॉब्लम नहीं हुई। हम लोग जितने भी लोग थे, अभी यहाँ पे क्या है, समंदर की बहुत तेज़, ये देखिए हाई टाइड्स आ रही हैं
और हम लोग लहरों पे एंजॉय करने जा रहे हैं। मौसम भी सही है, अगर आप आओगे तो आप देखोगे, ये देखिए, आप यहाँ पे आओगे तो आपको यहाँ पे हर टाइम चहलकदमी मिलेगी। यहाँ पे ऐसे स्टॉल्स लगे हैं जहाँ पे आपको थोड़ा बहुत खाना हो तो आप खा पी सकते हो। समुद्र में मस्ती करते लोग दिखेंगे। यहाँ की टाइमिंग है 7:30 बजे की, 7:30 बजे तक की टाइमिंग है। उसके बाद बीच तो ओपन रहता है, बीच तो कभी क्लोज़ नहीं होता, लोग भी रहते हैं, बट जो स्टॉल हैं वो धीरे धीरे क्लोज़ होने लगते हैं। तो मतलब आपको खाने पीने के सामान में और थोड़ी सी लाइटिंग में कमी नज़र आएगी। अदरवाइज़ आप बीच पे तो 8-9 बजे तक आराम से एंजॉय कर सकते हो। तो मैं चलिए अब समुद्र में एंजॉय करने के लिए मैं मिलती हूँ आपसे बाद में। नागोआ बीच दीव का फेमस बीच होने के साथ साथ टूरिस्ट में बहुत पॉपुलर है, क्योंकि यहाँ पे बहुत सारी वाटर स्पोर्ट्स एक्टिविटी होती है जिसके अलग अलग रेट हैं। आप आइए तो आप अपने इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग यहाँ पे वाटर स्पोर्ट एक्टिविटीज़ को एंजॉय कर सकते हैं। मैं तो बस समंदर की लहरों को ही एंजॉय करने में बिलीव करती हूँ। तो बीच पे एंजॉय करके मैं आ गई वापस अपने होटल में। मेरे होटल का नाम था रेनबो रिजॉर्ट, जिसमें मैंने 2 डबल रूम बुक कराए थे एक रात के लिए, जिसका टैरिफ लगा था लगभग 9,500 रुपए के करीब, जिसमें स्विमिंग पूल के चार्ज इंक्लूडेड थे, बट स्विम ड्रेस के आपको 50 रुपीज अलग से देने थे। तो मैं आप लोगों को दे देती हूँ फटाफट से क्विक रूम टूर। वैसे दीव यूनियन टेरिटरी होने के कारण थोड़ा एक्सपेंसिव है, तो अगर आपका बजट दीव में स्टे करने के लिए नहीं अलाउ कर रहा है तो आप वाकानेर में भी स्टे ले सकते हैं, जो यहाँ से 2 घंटे की डिस्टेंस पे है। वहाँ से आप कोई ऑटो या टैक्सी बुक करके आ करके दिन भर में दीव के जो भी फेमस स्पॉट्स है वो कवर करके रात तक वापस अपने ऑटो और टैक्सी से अपने होटल में वाकानेर जा सकते हैं। डिनर हम लोगों ने होटल के ही रेस्टोरेंट में किया था, जिसका चार्ज हम लोगों को अलग से देना पड़ा था। खाने की टेस्ट की बात करें तो आई मस्ट से खाना बहुत टेस्टी था। गुड मॉर्निंग ट्रैवलर्स, गुड मॉर्निंग फ्रॉम दीव। तो मेरा दीव का जो लास्ट स्टॉप था, जो लास्ट मंदिर जो मैंने कवर करना रह गया था, मेरी आइटिनरी जो मैंने बनाई थी उसमें मेरे ये गंगेश्वर महादेव मंदिर भी था। इस समय बज रहे हैं सुबह के 6, अर्ली मॉर्निंग 6 बज रहे हैं और मैं आ गई हूँ गंगेश्वर महादेव मंदिर के सामने। यहाँ पे अब हम लोग जा रहे हैं दर्शन करने के लिए। ये आप आओगे तो देखिए, ये मंदिर आपको मिलेगा समंदर के जस्ट किनारे साइड पे। ये बहुत प्राचीन मंदिर है जिसे पांडवों ने बनाया था। और नीचे जाने के लिए मंदिर में ऐसे सीढ़ियाँ हैं, सीढ़ियाँ से होते हुए आप नीचे जाओगे शिवलिंग पे जो समंदर की लहरें हैं वो आकर के उसका जलाभिषेक किया करती है हमेशा। तो अब मैं चलती हूँ और मेरे साथ में आप लोग को भी दर्शन। महाभारत के युद्ध के बाद पांडव शांति की खोज में निकल पड़े थे। उस टाइम के दौरान वो लोग दीव में आए थे और यहाँ पे उन्होंने गंगेश्वर महादेव की स्थापना की थी। ये 5 शिवलिंग 5 पांडवों को रिप्रेजेंट करती है। जब हाई टाइड का टाइम होता है तो समुद्र की लहरें आके इन 5 शिवलिंग का जलाभिषेक करती है। मैं जब आई हूँ तब लो टाइड्स का टाइम है, तो हम लोगों ने खुद से जल चढ़ा के इनका जलाभिषेक किया। ये मंदिर एक गुफा के अंदर है, जिसमें हमेशा आपको टूरिस्ट की भीड़ नजर आ जाएगी। हम लोग इतनी सुबह अर्ली मॉर्निंग गए थे, इसलिए यहाँ पे बिल्कुल भी भीड़ नजर नहीं आई। अदरवाइज आप जब आओगे तो आपको यहाँ पे बहुत भीड़ देखने को मिलेगी। अंदर आने के साथ साथ बाहर जाने का एक अलग से रास्ता है, जिसमें 2 रास्ते दिए गए हैं, एक बाहर की ओर जाने के लिए और एक दूसरा समुद्र के साइड जाने के लिए। अगर आपके पास टाइम हो तो आप यहाँ पर बैठ करके कुछ देर समुद्र की लहरों का आनंद ले सकते हैं। दीव की एक सबसे खास बात मुझे ये लगी कि यहाँ पे आप अरेबियन सी को बहुत अच्छे से फील कर सकते हो। रोड के साइड से ही आपको अरेबियन सी का ऐसा व्यू देखने को मिलेगा जो आपने शायद कभी इमेजिन भी ना किया हो। मेरे मंदिर में हो चुके हैं दर्शन। इस समय बज रहे थे सुबह के 6, तो मंदिर में बिल्कुल भी भीड़ नहीं थी, बिल्कुल खाली मंदिर था। और हम लोग जैसे पहुँचे, मुझे लगता है मुश्किल से 2 से 3 मिनट का टाइम लगा होगा। ये देखिए मंदिर अंदर से आपको देखिए, बाहर से आपको सारी शिवलिंग नज़र आ जाएगी। 2 से 3 मिनट का टाइम लगा मुझे। उसके बाद हम लोग अच्छे से दर्शन करके पूजा पाठ अपनी कर गए। अब हम लोग जा रहे हैं अपने नेक्स्ट स्टॉप पे। थोड़ी देर हम लोग व्यू एंजॉय कर रहे हैं। पीछे समंदर की लहरें की आवाज़ सुनिए आप यहाँ पे कुछ टाइम आराम से बिता सकते हैं। तो यहाँ कुछ टाइम स्पेंड करने के बाद अब हम लोग जा रहे हैं अपने लास्ट डेस्टिनेशन पे।
उसके बाद आगे मैं क्या करने वाली हूँ, कहाँ जाने वाली हूँ, इसके लिए मेरे ब्लॉग में बने रहिएगा। अभी मैं कुछ टाइम यहाँ स्पेंड करके फिर आप लोगों से मिलती हूँ। मंदिर से निकल करके हम लोगों ने थोड़ी देर नगोआ बीच पे बिताया। उसके बाद हम लोग चले आए अपने होटल में स्विमिंग पूल में एंजॉय करने के लिए। स्विमिंग पूल में एंजॉय करने के बाद हम लोगों ने किया था अपना ब्रेकफास्ट, जिसमें हम लोगों ने खाए थे छोले भटूरे, पोहा, इडली, यही सब चीज़ें जो नॉर्मली वहाँ पे रिजॉर्ट में अवेलेबल थी। उसके बाद हम लोग की कैब ऑलरेडी जो हम लोग की पहले से बुक थी, उसमें बैठ करके हम लोग आ गए वाकानेर स्टेशन। वाकानेर आई गेस यही नाम है इसका, हाँ वाकानेर जंक्शन आ गए हैं। यहाँ से हम लोग की ट्रेन है कामाख्या एक्सप्रेस, इसकी टाइमिंग है 5:45 बजे की, यानी कि 5:45 की। और हम लोग निकले थे वहाँ से 10 साढ़े 10 बजे के करीब निकले थे, और इसमें बज रहे हैं 5। हम लोग एग्जैक्ट टाइम 5 बजे यहाँ पहुँच गए हैं। अब यहाँ से हम लोग को प्लेटफॉर्म नंबर 1 से मिलेगी हमारी ट्रेन। ट्रेन की लंबी जर्नी कंप्लीट करके मैं तो पहुंच गई अपने घर, लेकिन मेरा सफर अभी भी चल रहा है। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करिएगा, और आने वाले वीडियो और पिछले ब्लॉग्स को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। बाय।